अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान के एग्जिट फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। हमने पहले एफएटीएफ को देखा था, ये क्या है, उसके फंक्शंस देखे थे, लिस्ट देखी थी, पाकिस्तान के एफएटीएफ की हिस्ट्री देखी थी और डायरेमा देखा था। एफएटीएफ की असेसमेंट मेथडोलॉजी देखी थी और विक्टिमाइजेशन ऑफ पाकिस्तान देखी थी। आज हम इम्प्लीकेशन देखेंगे कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस क्या बने। पाकिस्तान जो 4 साल रहा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर, 2018 में हम गए थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में और 2022 के एंड पे निकले हैं। मतलब कि ये जो 4 साल 52 मंथ बनते हैं, इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या नुकसान हुआ, इसके पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या पड़े। सबसे पहले जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस हुआ, ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक तबाद लैब इनके मुताबिक ये पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान हुआ सिंस 2008, फ्रॉम 2008 टू 2009। मतलब कि ये 2008 से 2019 तक की रिपोर्ट थी। इसमें अगर आप देख लें, और उसके बाद जो अब आगे जो 3 साल हैं इनका तो अभी इसके अंदर ऐड भी नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो इनहांस्ड स्क्रूटनी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर। डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शंस थी वो कम हुई। उसके अलावा हमारा जो रेमिटेंसेस के ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी इंक्रीज हुआ इनकी ग्रे लिस्ट में होने की वजह से। लोन्स की पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी। मैंने आईएमएफ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर शेयर कर दूं। वो जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसका भी आईएमएफ के साथ इश्यूज चल रहे थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहे। उनके बैक एंड पे जो रीजन थी वो यही कड़ी शराइत थी आईएमएफ की तरफ से। नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान की जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी कम हुई है। जब आप एक कंट्रीज ऑफ कंसर्न की लिस्ट में चले जाते हैं, मतलब कि ऐसा कंट्री जिसके ऊपर दुनिया को काफ़ी कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पर अब कौन फिर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हुई। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल इंटरनेशनली काफ़ी ख़राब हुआ। उसके बाद ये टाइट रेगुलेशंस ऑन द बैंक्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक्स जो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी, उनकी जो ट्रांजैक्शंस थी उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी। और कुछ तो पाकिस्तान के बैंक बैन भी हुए, जिनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान था। यूएसए ने इसको बैन कर दिया था ओवर टेरर फाइनेंसिंग शायद। उसके बाद ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस अगर हम देखें तो उसमें इंटरनेशनल आइसोलेशन, अब देख लें कि इवन हमारा जो इस सारे सिनेरियो में देखें तो इकोनॉमिकली भी हमारा बहुत बुरा हाल रहा है। हाँ, हम $6 बिलियन की एक आईएमएफ की जो डील थी उसके पीछे हम इतना भागे हैं। उसके अलावा हमने मल्टीपल जो कंट्रीज थी उनकी तरफ एड के लिए हम गए, लेकिन वहां से भी हमें कुछ ना मिला। अभी जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट भी थी जब वो लॉ बार कन्वेंशन को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब अगर मैं किसी मुल्क, जो दोस्त मुल्क कंट्री है, उनको भी मैं कॉल करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाते। और अगर फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पर जाता हूँ उनको मिलने, तो वो मिलना पसंद नहीं करते, बिकॉज वो अब यही सोचते हैं कि ये फिर दोबारा अब एड लेने आए हैं। ठीक है, कॉल नहीं उठाते भाई, ये ना हो कि ये पैसे मांग लें हमसे। तो मतलब कि इस तरह की कंडीशन हमारी हो गई कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये खुद कन्फेस कर रहा है कि हम ये जो बैगिंग बॉल पॉलिसी है हमारी, जो हम लिए फिर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखें कि हम जब कंट्री इतनी एक क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन में था, उसके बावजूद कंट्री को एफएटीएफ में फिर फर्दर डालना, और उसके ऊपर कितना फिर उसकी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ होना है, अब आप इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इंटरनेशनल आइसोलेशन, ये जो ओवरऑल आपकी, मतलब कि एफएटीएफ में निकालने के लिए आपके पास कुछ लोग ही नहीं थे। आप इतना अब ठीक है, यूएस चला गया, इंडिया चला गया, इसराइल चला गया, अगर फॉर एग्जांपल वो साइड पे हो जाते हैं, देन देयर आर 30, अगर आप इनको 37 कंट्रीज हैं, आप उनमें से 7-8 निकाल दें, आपको 10 से 12 चाहिए थे, आप एटलीस्ट अपने डिप्लोमेसी के जरिए वो तो कर सकते थे, लेकिन आप वो भी नहीं कर सके। मतलब कि ये क्या था, आपकी लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मनूवरिंग थी। नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान वाज नॉट गेटिंग रिवार्ड ऑफ अफगान पीस प्रोसेस, इसके ऊपर भी काफ़ी इशू चला। वो हमें बाइडन साहब ने कॉल नहीं की,
और उन्होंने कोई हमें रिवॉर्ड नहीं दिया। अब वो मतलब कि क्या रिवॉर्ड करते हैं, वो किस लिहाज से करते हैं, जब यू वर ट्राइंग टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, टुवर्ड्स चाइना, आप इस तरफ मूव कर रहे थे। तो ये एक आपकी बैलेंस्ड अप्रोच नहीं थी, जिसकी बेस पे पाकिस्तान को इसका भी नुकसान हुआ। अभी जो नए जो कंट्रीज हैं जिनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया है, म्यांमार एंड टर्की। म्यांमार की तो कुछ तो मुझे थोड़ी बहुत उनकी लॉजिक समझ आ गई है। टर्की की इंशाल्लाह फिर मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। म्यांमार, अब ये देखें जी, इसने ट्रेड स्टार्ट कर दिया विद चाइना, इंडिया, इन लोकल करेंसीज, जो कि एंटी डॉलर एक स्टांस है। और ये यूएस को ज़ाहिर बात है बुरा लगा। उसके बाद डायरेक्टली इंपोर्टिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया। Military leader recently visited Moscow to deepen military cooperation and stopped repaying foreign loans. तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी बेस पे म्यांमार को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल टूल। न्यू colonialism का कंसेप्ट है ये, इंशाल्लाह ताला जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको इसको फर्दर इलेबोरेट कर दूंगा। नेक्स्ट अगर देखें तो क्रिटिकल एनालाइज करें। अब आप ये एक वेल प्लान्ड सीरीज देखें जी। पहले F-16 का पैकेज पाकिस्तान को मिला, फिर यूएस का इन्वॉय आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जाता है, वहाँ पर जाके पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। फिर 5 साल का बैन होता है इमरान खान के ऊपर, सॉरी जो इसकी इनका जो ये करंट टेन्योर है उनके ऊपर, और उसी दिन ही पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम ग्रे लिस्ट। ये यूएस नहीं है, ये एफएटीएफ है, मतलब कि एफएटीएफ रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट। बेसिकली एफएटीएफ के बैक एंड पे जो मेजर कंट्री है वो यही है, ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब आप इनकी ये जो सीरीज है ये चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि क्या पाकिस्तान के ये जो सारे डिसीजंस हैं ये सारे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जा रहे हैं, या ओवरऑल ये किसी और के इंटरेस्ट हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये जो एक सोवरन नेशंस होती हैं उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एटलीस्ट वो बहुत मैटर करती है। एंड पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अगर देखें तो एक जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट है फॉर द करंट गवर्नमेंट। ये इनको एज ए कार्ड यूज करेंगे, एफएटीएफ कार्ड, एंड इट विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट इलेक्शन। आपको वहां पर पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कार्ड को यूज करती हुई नजर आएंगी। उसके बाद ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिहाइफनेटेड पॉलिसी हैज बीन इन प्लेस। 2000 तकरीबन 2020 के अंदर शायद वेंडी शर्मन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिप्टी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब कि एंटोनी ब्लिंकन वहाँ पर फॉरेन, आप ऐसे समझ लें फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो डिप्टी हैं वो हैं वेंडी शर्मन। वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा था, इंडिया में भी गई थी और पाकिस्तान में भी आई थी, और उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ आवर मोस्ट ट्रस्टेड अलाई एंड यूएस हैज़ नॉट बीन लुकिंग टुवर्ड्स डिहाइफनेटेड पॉलिसी। अब डिहाइफनेटेड पॉलिसी ये होती है कि जब एक कंट्री दो दुश्मन कंट्रीज के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखता है, मतलब कि अगर यूएस है और वो कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, इसी तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा था टुवर्ड्स केएसए एंड ईरान, उनको अच्छे रिलेशंस बरकरार रखने के लिए। तो ये इसको कहते हैं डिहाइफनेटेड पॉलिसी। तो अब यूएस ने तकरीबन वही दोबारा स्टार्ट कर दी है। अब इसकी मैनिफेस्टेशन भी आप पूछेंगे, मतलब कि कैसे। तो अगर आप देखें, पाकिस्तान को F-16 पैकेज मिला, ठीक है, तो इंडिया ने उसके ऊपर रिएक्शन किया। तो इंडिया को जो चुप करवाया वो यूएस ने करवाया, किस साइड पे, पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बाइडन साहब कहते हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। क्या हो गया, साइड पे हो गया। अब क्या किया उन्होंने, इंडिया को खुश किया। अब दोबारा उन्होंने पाकिस्तान को खुश किया, किस तरह जी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया। अब कुछ दिनों बाद कोई एक नई स्टेटमेंट वो दे देंगे, एक नया कोई मूव खेल लेंगे, वो इंडिया को खुश कर देंगे। मतलब कि ये अब ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज बीइंग प्लेड इन यूएसए और इन ओवरऑल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद जी ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इसके साथ ही हम आज की ये जो वीडियो है इसका अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला विद द न्यू वीडियो वी विल बी हियर। टिल देन आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज।